तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। द बेसिक टॉपिक्स आर द किरचॉफ्स रूल एंड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है जी। अब इस पर्टिकुलर जो अभी मतलब टॉपिक है, किसी सर्किट को कैसे सॉल्व करना है, या फिर बहुत बार जो क्वेश्चन आता है कि किसी पर्टिकुलर ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है। अब ये जो आपका जो अभी सिलेबस है उसमें जो टॉपिक दिया है वो है आपका किरचॉफ्स रूल। अब ये जो भी किरचॉफ्स रूल्स हैं उसमें से जो फर्स्ट रूल है वो बोलता है बेटा जंक्शन रूल। ठीक है, जंक्शन रूल ने क्या बोला, एट एनी जंक्शन द सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स लीविंग द जंक्शन। मतलब जितना करंट किसी पॉइंट पे आएगा, जंक्शन का मतलब है कि जहां पे तीन चार वायर्स आके मिल रही हैं। फॉर एग्जांपल एक वायर यहां से आई, जस्ट है ना, एक वायर मान के चलो यहां से आई, ठीक है, एक आगे को गई ऐसे और एक कुछ आगे को गई ऐसे। ठीक है, तो मतलब कुछ करंट मानो I1 यहां से आया, I2 यहां से आया, मान के चलो I3 यहां से आया और I4 यहां से बाहर निकल गया। तो जंक्शन रूल ने बेटा क्या बोला, जंक्शन रूल ने ये बोला कि जितना करंट एंटर हुआ उतना ही करंट बाहर जाएगा। ये जो जंक्शन है, माना ये जो पॉइंट ए है जहां पे सब करंट्स आके मिल रहे हैं, एट दैट पर्टिकुलर जंक्शन कोई भी करंट रुकेगा नहीं। अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल जितना करंट आया I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, जितना करंट आया उतना किसके बराबर होगा, I4 के बराबर। ये बोलता है जंक्शन रूल। किसी सर्किट को सोल्व करने के लिए जंक्शन रूल जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारी अगर वायर्स एक जगह में आके मिल रही हैं बेटा, ठीक है, तो किसी को भी पॉजिटिव मान सकते हो, किसी को भी नेगेटिव मान सकते हो, लेकिन इतना याद रखना, अगर आने वाले को पॉजिटिव माना है तो जाने वाले को क्या मानोगे, नेगेटिव मानोगे, या फिर आने वाले को एक साइड रखोगे, जाने वाले को एक साइड रखोगे। ठीक है, यहां पे मैंने आने वाले को पॉजिटिव माना था तो ऐसे लिखा I1 प्लस I2 प्लस I3, और जाने वाले को नेगेटिव तो माइनस I4 इज इक्वल टू 0, वो भी सोल्व करके यही आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है थोड़ा सा, जंक्शन रूल ने ये बोला। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपका अभी रिलेट करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कि अकोम्युलेट नहीं होगा, एक पॉइंट जंक्शन पे कोई भी करंट या चार्ज रुकेगा नहीं, वो मूव करता रहेगा। ठीक है, तो जितना आएगा उतना ही बाहर जाएगा जी। नेक्स्ट आता है आपका जिसको बोलते हैं लूप रूल। लूप रूल या फिर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या लूप रूल। इट सेड the algebraic sum of changes in potential around any closed loop involving resistor and cells in the loop is 0। ठीक है, सबसे सिंपल केस बताता हूं इसने क्या बोला। इसने बोला कि ये कोई सर्किट है, तो मान के चलो ये सर्किट है कोई, ठीक है, इसका पोटेंशियल मान लिया मैंने V, इसका पोटेंशियल मान लिया मैंने V। अब इस सर्किट में क्या है, कोई भी रेजिस्टेंस है R, कोई भी रेजिस्टेंस है R, और समझ में आ रहा है कि जो अभी करंट फ्लो कर रहा है वो I। अब ये सर्किट ओपन है कि क्लोज है। लूप रूल का द फर्स्ट बेसिक आपके माइंड में आना चाहिए कि जो लूप है वो ओपन है कि क्लोज है। ऑब्वियसली बात है, यहां पे हर साइड से बंद है, तो जो करंट है वो इसी में घूमता रहेगा। तो हर लूप में कितनी भी वोल्टेज की कितने भी सेल्स लगे हैं, कितनी भी रेजिस्टेंसेस हैं, लूप रूल हमेशा फॉलो होगा। इनडायरेक्टली बोलने का मतलब है कि जो पोटेंशियल या जो एनर्जी एक बैटरी या सेल दे रहा है वो पूरी की पूरी उस लूप में खर्च होगी। सिंपल सी बात है ना, अगर ये बैटरी या सेल कुछ एनर्जी दे रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो इसी लूप में खर्च होगी। एक तो इंटरनल अपनी रेजिस्टेंस से आगे है ना, तो टोटल एनर्जी या टोटल जो करंट है वो इस एनर्जी के अकॉर्डिंग सेटल होगा। वो कैसे कंज्यूम करेगा, एक तो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस अगर है मान लिया R, अब स्मॉल r, तो उसको पार करने में और ये जो सर्किट की जो रेजिस्टेंस R इसको पार करने में खर्च होगी। तो इसको यूज कैसे करना है, जैसे आपने कोई पॉइंट मान लिया A, ठीक है, लूप बनेगा तो आप इस A पॉइंट से शुरू करोगे और A में ही वापिस आओगे, ऐसे करके। इसको बोला, ऐसे लिखा जाता है लूप, मतलब A से चले और A में ही वापिस आ गए। तो लूप कैसे लिखा जाएगा, A से चलना शुरू किया तो आगे क्या है, I करंट तो फ्लो कर ही रहा है, और R क्या है बेटा, इसकी रेजिस्टेंस, तो इसको लिखा गया माइनस IR। ठीक है, आगे आए और कोई भी रेजिस्टेंस अभी नहीं है, मान के चलो कि चलो मान लेते हैं, चलो कोई इंटरनल अब रेजिस्टेंस है R,
तो वो भी क्या करेगी, कुछ पोटेंशियल कंज्यूम करेगी, उसको भी लिखा I इंटू आर। ठीक है जी। अब जब आप यहां पे पहुंचे, यहां पे पार कर लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस को भी पार कर लिया, तो पोटेंशियल बढ़ा की घटा। जब ये लोअर पोटेंशियल होता है, ये हाई, तो जब लो से हाई में गए तो क्या होगा बेटा, सिंपल आएगा आपका प्लस V इज इक्वल टू 0। इस टेक्निक को फॉलो करना है। जब भी किसी रेजिस्टेंस से अभी करंट पास करेगा तो उसको लिखना है माइनस आई आर, और अगर कोई आगे बैटरी आती है टकराती, और अगर आप लोअर से नेगेटिव में जा रहे हो, लोअर से कहां जा रहे हो, नेगेटिव में जा रहे हो, सॉरी पॉजिटिव में जा रहे हो, तो लिखोगे प्लस V। ठीक है। अब बाई चांस यहां पे क्या होता, इस बैटरी की जगह इसकी है ना, इसको बस मैं चेंज कर रहा हूं, कुछ ऐसा साइन होता, मतलब पहले हायर पोटेंशियल आता फिर लोअर आता, तो सेम इक्वेशन ऐसी लिखी जाती, माइनस आई आर माइनस आई डॉट आर, और V की जगह माइनस V इज इक्वल टू 0। ठीक है। और अगर जो करंट की डायरेक्शन है उसको मैंने ऐसे माना आई, अगर उसको मैं इस डायरेक्शन में मान लेता हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, फिर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। तो उसको लिखा जाएगा, अगर रेड वाले केस की बात करता हूं, अगर ऐसे हो जाती है तो आई आर, ठीक है जी, फिर प्लस आई आर, ठीक है, माइनस V इज इक्वल टू 0। तो आपको लूप कैसे लगाना है वो आना चाहिए। ठीक है। सिंपल सी मेरी बात का तो रखना ध्यान, ए से शुरू करना है, जहां पे करंट जा रहा है उसकी डायरेक्शन में चलते जाना है। ठीक है। उसकी डायरेक्शन में चलते जाओगे तो क्या होगा, माइनस माइनस लिखते जाओगे। ठीक है, माइनस आई आर है ना, और अगर आगे बैटरी आती है तो पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाओगे तो माइनस कर दोगे, नेगेटिव से पॉजिटिव में जाओगे तो पॉजिटिव कर दोगे। पहला वाला केस याद रखना है, बाकी जितनी प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली होता जाएगा। ठीक है। आई होप मेरी बात थोड़ी सी समझ आई होगी। मतलब एक लूप में जितना पोटेंशियल है वो पूरा का पूरा खर्च होगा किसमें, उस लूप में कितना करंट आएगा उसको चलाने में। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर ये थोड़ा सा भी याद होगा, दिखाई दे रहा है सबको, तो यहां पे क्या है, अब बेटा ये जो एग्जाम्पल है यहां पे आपको यूज करने दोनों लॉज, फर्स्ट है आपका लूप लॉ और सेकंड आपका जंक्शन रूल। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, और इक्वेशंस बनानी है, और किस पर्टिकुलर लूप में कितना या किस पर्टिकुलर जो ब्रांच है कितना करंट जाएगा वो हम फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपका जंक्शन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिखा है कि अगर जंक्शन ए में I3 करंट आया तो I1 और I2 बाहर गया होगा। ठीक है। तो सिंपल बात कर लेते हैं, सबसे सिंपल जंक्शन रूल लगाया, I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है। अब क्या करता हूं, मैं ऊपर वाला लूप लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल जो लूप की डायरेक्शन इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं, इसको सेकंड, एक और होगा जो अभी बड़ा वाला। पहले अगर मैं फर्स्ट को देखूं और इसमें अगर मैं लूप लो लगाऊं, ठीक है, मैंने क्या सिखाया था, स्टार्ट फॉर एग्जांपल मैं सी से स्टार्ट करता हूं, तो मेरे को घूम के फिर से सी में आना है, मेरे को घूम के फिर से सी में आना है। ठीक है। तो मैंने मान के चलो कि I3 करंट पास कर रहा है, तो 1 ओम से कितना I3, तो कैसे स्टार्ट होगा ये, माइनस I3 मतलब 1 I3 माइनस 40 I3, ऊपर गया I1 तो उसकी वैल्यू कितनी है 30, तो माइनस 30 I1, घूम के आया वापिस। तो जब डी से सी में आया तो पोटेंशियल कम हुआ कि बढ़ा, पोटेंशियल बढ़ा, तो प्लस 45 इज इक्वल टू 0। ये एक ही अभी इक्वेशन आई। सेकंड नीचे वाले पे मैं लगाऊं, नीचे वाले पे मैं लगाता हूं और एफ पॉइंट पे स्टार्ट करता हूं, एफ से स्टार्ट करता हूं, तो सिंपल क्या वैल्यू आएगी बेटा, अगर मैं एफ से स्टार्ट करता हूं तो सिंपल इसी डायरेक्शन में मानता हूं जैसा यहां पे दिया है, तो क्या माइनस I2, ठीक है 1 I2, फिर क्या माइनस 20 I2, यस। फिर जब डी से सी में आया तो पोटेंशियल बढ़ा कि घटा, बढ़ा। ठीक है। सी से बी के बीच में इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 40, सॉरी माइनस होगा यहां पे, ध्यान रखना यहां पे होगा माइनस 41, क्योंकि डायरेक्शन लूप के साथ ही है, 41 I3 और प्लस 80 इज इक्वल टू 0। ठीक है। जब ए से एफ में गए तो पोटेंशियल बढ़ा। अब इसको सोल्व कर सकते हो, 3 इक्वेशन 3 अननोन, लेकिन मैं एक और बड़ा लूप लेके दिखाता हूं, बड़ा लूप मतलब पूरे में। ठीक है। बड़ा लूप भी ले सकते हैं, ये तो 2 छोटे छोटे लूप क्लोज होना चाहिए, आप बड़ा भी ले सकते हो। ठीक है। बड़ा लूप मैं मान के चलो इस डायरेक्शन में लेता हूं, ये बड़ा लूप ले लेता हूं। ठीक है। ये बड़ा लूप लिया मतलब बाहर से
अगर मैं लिखना चालू करूं, F से चलता हूं और फिर F में आता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले इसको साथ में लिख देता हूं, -21I2, 21I2, ठीक है। D से H में गए, कोई अभी रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। अब H से A में आओगे तो जो करंट की डायरेक्शन में जो लूप मान है उसके ऑपोजिट है, जो लूप मान है उसके ऑपोजिट है, तो क्या लिखूंगा मैं, उल्टी है तो +I1 इंटू रेजिस्टेंस कितनी है 30, फिर नीचे आए लूप के अकॉर्डिंग है, ठीक है, तो सिंपल लिखोगे आप +80 इज इक्वल टू 0। 4 इक्वेशन मैंने बना दी, इन चारों को सोल्व करोगे आपको, मतलब चारों में से कोई भी 3 उठा लेना, ठीक है, क्योंकि 3 अननोन, 3 इक्वेशंस I1 I2 और I3 की वैल्यू आपको इजीली मिल जाएगी, ठीक है। इन्हीं से रिलेटेड सारी इक्वेशन बनी है, तो सिंपल वैल्यूज यहां वहां करोगे, सिंपल मैथ से आंसर आने लगेगा। लेकिन हाँ, लूप कैसे लगाना है, अगर लूप की डायरेक्शन में आ रहा जा रहा है करंट जो आपने माना है, तो सिंपल माइनस करते चलना है, और लूप की डायरेक्शन से अपोजिट आ रहा है तो उसको रेजिस्टेंस के साथ प्लस कर देना है। लूप के बीच में अगर लोअर पोटेंशियल से हायर में जा रहे हो तो सिंपल प्लस करना है, और हायर से लोअर में जा रहे हो तो माइनस करना है, इज इक्वल टू 0। सिंपल फंडा फॉलो करना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होना नहीं है। आई होप आपको मेरी बात यहां तक समझ में आई होगी, थोड़ी बहुत समझ आई होगी, ठीक है जी। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। एग्जाम्पल ये वैसे अगला भी जी, अगर आप इस केस को देखोगे, इस केस को भी अगर आप देखोगे बेटा, इस केस को भी अगर आप देखोगे, आपकी एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल है, बट यहां पे क्या किया इन्होंने, सब कुछ दिया है, बट आपको अब यहां पे तो लूप लो लगाना भी मुश्किल है। अब हर सर्किट पे जाओगे तो हाँ, एक बार तो अभी मतलब लगेगा और जंक्शन लो वगैरह से निकाल लोगे। इन्होंने क्या किया, बोला कि पूरे इसमें जो अभी करंट है वो माना 3I पास कर रहा है। कितना पास कर रहा है अभी, मतलब 3I जैसे ही I पॉइंट पे पहुंचा, 3I जैसे ही A पॉइंट पे पहुंचा, आगे देखो क्या इक्वल रेजिस्टेंस है, क्या ये इक्वली डिवाइड होगा, है ना, तभी तो I 3 जगह पे डिवाइड हुआ, ठीक है। ये आई, ये आई, ये आई, ये किसकी वजह से पता चला, ड्यू टू सिमेट्री। ये किसकी वजह से पता चला, ड्यू टू सिमेट्री से हमें ये छोटी सी बात समझ में आई। और आई जो भी देखो ऊपर एक और पॉइंट पे पहुंचा, यहां पे इसको A' मान लेते हैं। जब A' पे पहुंचा तो फिर आगे 2 इक्वल रेजिस्टेंसेज हैं, तो कितना आया I/2, और जो अगर D' पे देखोगे तो I/2 फिर से मिला, वो फिर से कितना हो गया I, और तीनों जब C' पे मिले तो फिर आपका 3I करंट यहां से बाहर आना स्टार्ट हो गया, मतलब जितना एंटर किया उतना। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि R इक्विवेलेंट जो भी करंट वगैरह सब कुछ निकालने का ट्राई करते हैं। आपको I पता चल जाए, I पता चल जाए तो R इक्विवेलेंट तो पता चल जाएगा, ठीक है। I पता चल गया तो 3I पता चल जाएगा। अगर इस क्वेश्चन का आंसर अगर कोई पूछे कि R इक्विवेलेंट कितना होगा, R इक्विवेलेंट कितना होगा, 10 डिवाइडेड बाय 3I, यही आंसर होगा, ठीक है। इतना पूरा करंट पास कर रहा है और उस पूरे करंट को रोकेगा कौन, आपकी जो भी रेजिस्टेंस है। अब मैं क्या करता हूं, एक लूप ले लेता हूं। लूप कौन सा लेना है, लूप लिया मैंने, ये पॉइंट मान लिया मैंने A, E, C' और A, बाहर वाला लूप मैंने लिया। कौन सा लूप लिया मैंने, लूप लिया मैंने मान के चलो A, E, C' और फिर से घूम के A, मतलब ये वाला लूप मैंने लिया, ये वाला, ये पूरा बाहर वाला है ना, ये बाहर वाला लूप मैंने लिया। अगर मैं A पॉइंट से लिखना चालू करता हूं, A पॉइंट से लिखना चालू करता हूं लूप में, तो मैं कैसे लिखूंगा, अगर मैं A पॉइंट से लिखना चालू करता हूं और इसकी रेजिस्टेंस मान है, अगर आपकी बुक में दिया तो आई होप यहां सबको पता होगा, R अभी रेजिस्टेंस मान लेते हैं और उसकी वैल्यू 1 ओम है, ये R, ये R, ये R, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, अब यहां पे मैं इस लूप में लिखना चालू करता हूं, ठीक है जी। तो मैंने जब लिखना स्टार्ट किया तो मैं क्या लिखूंगा, -IR, ठीक है। इसकी डायरेक्शन भी करंट की आ गया तो -I/2R, उसकी से मैं -IR। अब जब यहां से आया तो वो वोल्टेज प्लस इज इक्वल टू 0। ये मैंने पूरा लूप लगा दिया, ठीक है। ये मैंने जो पूरा लूप लगाया, ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर मैं लिखूंगा, ये माइनस है तो कितना हो गया, ये एलसीएम आ गया 2, तो 5I/2R इज इक्वल टू 10, ये वैल्यू आई, ठीक है। और R की वैल्यू कितनी दी है आपकी बुक में,
आर की वैल्यू दी है आई थिंक, आर की वैल्यू दी है 1 ओम। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी दी है 1 ओम। जब मैं पुट करूंगा तो कितना आएगा 5i/2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, आई की वैल्यू क्या मैं निकाल सकता हूं यहां पे, आई की वैल्यू आएगी 4 एम्पियर। कितनी वैल्यू आएगी बेटा 4 एम्पियर। ठीक है, तो 4 एम्पियर का आई, सिर्फ आई की वैल्यू, लेकिन आपको चाहिए क्या। ठीक है, टोटल करंट कितना है, टोटल करंट कितना है बेटा 3i। टोटल करंट कितना है 3i। टोटल करंट कितना है 3i, तो टोटल करंट हो गया आपका 12 एम्पियर। और आर इक्विवेलेंट कितना होगा, ऊपर हमने लिखा था आई थिंक 10 कहां गया 10/3i, तो 10/12। ठीक है, तो आया आपका 5/6 ओम, 5/6 ओम। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इतना बड़ा परेशान नहीं होना कि मुझे सब कुछ निकालना है, हर में मैं लूप लगाऊंगा। ठीक है, एक ये करने का स्टैंडर्ड तरीका है जो मैंने आपको सिखा दिया यहां पे। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, 3 लूप है। जैसे लूप लेना सिखाया, एक लूप में ये मान लेता हूं। ठीक है, एक लूप अगर मैं मानू, ये अगर 1 है तो एक लूप में ये मान लेता हूं 2, और एक लूप में ये मान लेता हूं 3। 3 इक्वेशंस 3 है ना। और यहां पे ए पॉइंट पे जंक्शन लो लगाया, इन्होंने I1 अगर एंटर कर रहा है तो एक में I2 गया तो दूसरे में कितना आएगा I1 माइनस I2, वैसे करके इन्होंने सोल्व किया। ठीक है, तो सबसे अगर मैं 3 इक्वेशंस लिखूं लूप 1 के लिए, अगर मैं लिखना चालू करूं, अगर मैं लूप 1 के लिए लिखना चालू करूं, लूप 1 के लिए, ठीक है, अगर मैं लूप 1 के लिए लिखना स्टार्ट करूं तो क्या लिखूंगा, लूप 1 के लिए ध्यान से देखना, मान के चलो मैंने सी पॉइंट से स्टार्ट किया, मैंने सी से स्टार्ट किया तो I1 जा रहा है तो -1 I1। ठीक है, अब पोटेंशियल बढ़ा है, अभी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है 10 -4 I2। ठीक है, फिर इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो -2 इंटू I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। क्या मेरी बात से सहमत हो। अब मैं लूप 2 लिखने जा रहा हूं, डायरेक्शन मेरे साथ है, तो मैंने क्या लिखा, पहले चलो मैं ए से स्टार्ट करता हूं, ए में मेरे को वापस जाना है तो सिंपल ये 1 आ गया है ना, ये 1 लूप के लिए। ठीक है, सेकंड के लिए -4 इंटू I1 माइनस I2। अब यहां पे जो करंट की डायरेक्शन है वो लूप के अपोजिट है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 I2 प्लस I3 माइनस I1। ठीक है जी, फिर इस आगे के इस लूप में तो लूप के अकॉर्डिंग ये, तो -I1 एंड +10 इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी इक्वेशन 2। ठीक है, थर्ड इक्वेशन पे जाता हूं, थर्ड लूप पे चेक करता हूं, ऊपर से शुरू करता हूं, मान के चलो ये पॉइंट है आपका, बी पॉइंट से स्टार्ट करता हूं, घूम के मेरे को कहां जाना है, बी पे ही जाना है, तो इस पे आएगा -2 इंटू I2 प्लस I3। ठीक है, फिर नीचे आए तो -2 इंटू I2 प्लस I3 माइनस I1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यह आ गया आपका लूप 3। 3 इक्वेशन 3 अननोन, क्या सोल्व कर पाओगे। ठीक है, सिंपल से आपकी बुक का ये है। ठीक है, इसके अगर मैं आंसर बता दूं आपको तो सिंपल इसके आंसर है 2.5.62। अगर I1 की वैल्यू याद है थोड़ी जो आपकी बुक में आई है, वो आई है 2.5 एम्पियर, I2 की वैल्यू है 0.625 एम्पियर और I3 की वैल्यू आई है 1.875 एम्पियर। लेकिन बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, लूप कैसे लिखना है वो आना चाहिए। लूप के साथ आपको जो जंक्शन लो है जिससे कि अननोन की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, अगर एक में कुछ करंट भेजा तो दूसरे में माइनस हो जाएगा। ठीक है, लूप लिखना आना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने सिखाया यहां पे वैसा आपको आना चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है बेटा आपका जिसको नाम दिया व्हीटस्टोन ब्रिज।
व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है बेसिकली आपका, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 रेजिस्टेंसेस, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 रेजिस्टेंसेस। 5 रेजिस्टेंसेस को कैसे लिखा गया, मैं बताता हूं व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे बना, कि कोई रेजिस्टेंस है ना, एक ठीक है, 2 रेजिस्टेंसेस, ऐसी कोई चीज आपको दिखाई दे उसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। और बीच में लगा होता है उसके एक गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस मान लेते हैं हम आर जी, और ये इस पॉइंट से मिला होता है। ये रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1, ये मान लेते हैं R2, ये मान लेते हैं R3, और ये मान लेते हैं R4। ठीक है जी। अब ये जो पूरा सर्किट है यहां से, इसको मान लेते हैं हम A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, और इसको मान लेते हैं D। और ये A जो है ये जुड़ा होता है एक सेल या फिर बैटरी से। ठीक है, ऐसा जो स्ट्रक्चर है जहां पे 5 रेजिस्टेंसेस हैं, आरजी का मतलब जहां पे गैल्वेनोमीटर लगा है वहां पे कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, जिसको बोल दिया हमने आरजी। और R1 R2 R3 R4 आपको दिखाई दे रही है। अब मान के चलो R1 से करंट पास कर रहा है I1, R2 के अक्रॉस पास कर रहा है I2, R3 के पास कर रहा है I3, और R4 के अक्रॉस कर रहा है I4। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द रिलेशन, यू हैव टू फाइंड द रिलेशन जिसको बोलते हैं बैलेंस्ड वी। और IG से मान लिया IG जा रहा है, IG से मान रहा है, मतलब जो अभी गैल्वेनोमीटर है उससे जो करंट है वो जा रहा है IG। ठीक है, वो जा रहा है आपका IG। तो क्या फाइंड किया, ये फाइंड किया बच्चे कि एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इस बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या है कि व्हेन देयर इज नो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, व्हेन देयर इज नो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, फिर जब उसको सॉल्व करेंगे जो इक्वेशन आएगी, जो भी रिलेशन आएगा, पर वो कंडीशन किसकी होगी, हमेशा ध्यान रखना बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पहले स्टार्ट कर रहे हैं। हमेशा वैसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है, आपकी बुक में स्टार्ट किया है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज से। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है कि देयर इज नो करंट पासिंग थ्रू दी गैल्वेनोमीटर। ठीक है, मैं क्या करता हूं, लूप लगाता हूं, एक लूप में ये मान लेता हूं, इसको मैं 1 नाम दे देता हूं, और दूसरा लूप आप बोलते हो तो ये लगा देता हूं, इसको मैं दूसरा एक लूप, ऐसे दोनों लूप से। अगर मैं लूप 1 में लिखने जाऊं, लूप 1 में लिखने जाऊं अकॉर्डिंग टू लूप लो, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस I1 R1 प्लस IG की डायरेक्शन उल्टी है, प्लस IG इंटू RG जो मैंने माना है। इसमें I2 की वैल्यू भी लूप के अपोजिट है तो ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस I2 R2 इज इक्वल टू 0। क्या लूप 1 समझ में आया मैंने कैसे लिखा। अब मैं लूप 2 लिखता हूं, सेम जैसे लूप माना है, माइनस I3 R3, ये भी क्या होगा डायरेक्शन लूप के ऊपर, प्लस I4 R4। ठीक है, और प्लस माइनस क्योंकि लूप के अकॉर्डिंग ये IG RG इज इक्वल टू 0, ये आ गई इक्वेशन सेकंड। अब इसकी सबसे बेसिक कंडीशन क्या है, फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, फॉर इफ IG इज इक्वल टू 0, तो IG वाली टर्म ये भी 0 हो गई और ये भी 0 हो गई। ठीक है, इफ IG इज 0। ठीक है, तो क्या आई कंडीशन, पहली को मैं लिखूंगा I1 R1, ये वहां गया तो ये माइनस हो गया, कट गया, I2 R2, और
I3R3 इज इक्वल टू I4R4। क्या मेरी इतनी सी बात समझ में आई? क्या मेरी इतनी सी बात समझ में आई? सिंपल है। अगर आईजी से कोई करंट नहीं पास कर रहा है, अगर आईजी से कोई करंट नहीं पास कर रहा है, तो क्या मैं से बोल सकता हूं I1 इज इक्वल टू I3, है ना, एंड I2 इज इक्वल टू I4। जब IG जा ही नहीं रहा है नीचे, तो I2 सीधा क्या I4 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 0, इसकी वैल्यू कितनी है 0। तो सिंपल, अब मैं इसकी इक्वेशन अगर मैं सिंपल उसमें भी लिखूं तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, और क्या हो जाएगा नीचे I3 की जगह का मैं I1 लिख सकता हूं, I1 3 इज इक्वल टू I4 की जगह I2 R4। अब मैं दोनों को डिवाइड करता हूं तो क्या बचेगा, R1 बाय R3, I1 से I1 कट जाएगा, R2 बाय R4। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है। और अगर इसको मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई भी करता हूं तो क्या होगा, R1 इंटू R4 इज इक्वल टू R2 इंटू R3। इस चीज को नाम दिया गया बेटा, इस चीज को नाम दिया गया बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हेन पोटेंशियल तो कुछ भी मान सकते हैं, वहां पे जब 5 रेजिस्टेंसेस हैं उसको इस टाइप से जोड़ा गया और आईजी से या फिर बोल सकते हो गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं किया। इफ नो करंट इज पास थ्रू दिस पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर, अगर कोई भी करंट पास नहीं करेगा गैल्वेनोमीटर से, तो आपको क्या मिलेगा, ये रिलेशन मिलेगा कि जो अपोजिट है R2 और R3 का मल्टीप्लीकेशन अगर R1 R4 के बराबर है तो IG से कोई करंट पास नहीं करेगा, और उसको सिंपल सोल्व कर लोगे। हाँ, लेकिन अगर ये प्रोडक्ट सेम नहीं होता है तो ये वाला रिलेशन वैलिड नहीं है। ठीक है, अगर ये वाला रिलेशन नहीं वैलिड होता है तो IG से पक्का कोई ना कोई करंट पास करेगा। तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो इफ यू फाइंड कि R1 इंटू R4 इज इक्वल टू R2 इज, और ये भी पता होना चाहिए कि R1 R2 क्या है, हर कुछ मल्टीप्लाई करने से नहीं होगा, अपोजिट याद रखने हैं। अपोजिट का मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो मतलब गैल्वेनोमीटर से करंट पास कर रहा है, एंड दैट पर्टिकुलर कंडीशन व्हेन द पर्टिकुलर करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, दैट कंडीशन इज अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। वो कैसी कंडीशन होगी आपका, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या मेरी बात समझ में आई यहां तक? ठीक है, ये जो भी कंडीशन है इतना दिमाग में रखना, दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या मेरी बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी? ठीक है। अब अगर अपनी बुक में देखो तो उन्होंने नेक्स्ट एक बता दिया आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करने के लिए बता दिया उन्होंने कि क्या बता दिया उन्होंने कि दिस इज नॉट द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर मल्टीप्लाई करके देखोगे 100 को 5 से करोगे तो 500, और 60 को 10 से करोगे तो 600। तो मतलब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज तो पक्का नहीं है। ठीक है, यहां पे आपको क्या लूप लो और जंक्शन लो से आंसर निकालना आना चाहिए। ठीक है, यहां पे बैलेंस व्हीटस्टोन वाली कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 3 लूप मान लेता हूं। ठीक है, एक लूप में माना ये मान लेता हूं। ठीक है, अपनी मर्जी है, कोई भी मान लो। एक लूप में ये मान लेता हूं, ये 1, हाँ लेकिन डायरेक्शन पता होनी चाहिए, 2 मान लेता हूं, और एक मैं तीसरा ये बाहर वाला मान लेता हूं, सिर्फ बाहर वाला। अगर मैं कंडीशन लिखने जाऊं, सिर्फ मैं लूप 1 की बात कर रहा हूं, तो लूप 1 में ए से चलूंगा, ए से वापिस आना है मुझे, ए पे वापिस आना है। तो अब I1 और 100, क्या I1 की डायरेक्शन लूप के अकॉर्डिंग है? ऑफ कोर्स लूप के अकॉर्डिंग है, तो क्या आएगा -100 I1। ठीक है, IG और ये भी सेम डायरेक्शन है तो -50 IG। ठीक है जी, और उसमें गया तो I2 की अपोजिट है तो +60 I2 इज इक्वल टू 0। ये आई आपकी लूप 1 की कंडीशन। ठीक है जी, अगर मैं लूप 2 को लिखूं तो क्या लिखूंगा, नीचे से सॉरी डी से स्टार्ट करता हूं, डी पे ही आना है, तो क्या होगा -5 I2 प्लस IG,
वो अपोजिट डायरेक्शन है, माइनस माइनस प्लस 10 इंटू I1 माइनस IG, ठीक है, I1 माइनस IG, और यहां पे फिर तो माइनस, अगर मैं यहां पे लिखूं तो माइनस 15 IG, और ये आ गया आपकी दूसरी इक्वेशन। आपको लगता है जो सेकंड इक्वेशन यहां पे लिखी है, सेकंड इक्वेशन जो यहां पे ये मल्टीप्लाई में नहीं है 1 2, ठीक है, ये लूप बता रहा है कि फर्स्ट लूप के लिए लिखी है, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए मैं कोई भी पॉइंट मान लेता हूं, पॉइंट P मान लेता हूं, P से घूम के मेरे को फिर से P आना है, P से A तक चला तो क्या होगा, माइनस A से D तक माइनस 60 I2, ठीक है जी, 60 I2, फिर गया माइनस 5 इंटू I2 प्लस IG, ठीक है, फिर आया तो पोटेंशियल घटा कि बढ़ा, बढ़ा, तो प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये थर्ड लूप के लिए, ये आपका कैसा लूप है बेटा, थर्ड लूप। क्या मेरी बात समझ में आई? यहां पे 3 इक्वेशन, 3 अननोन, सोल्व कर पाओगे कि नहीं? सिंपल मैथ सोल्व करना है, यहां वहां करना है वैल्यूज को, ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, आंसर आपकी बुक्स पे भी लिखा है, मैं भी यहां पे बता देता हूं। IG की वैल्यू आएगी 4.87, IG बहुत ही छोटा करंट है, 4.87 मिली एम्पियर, ठीक है, सिंपल सी बात, लेकिन पते की बात। उन्होंने ऊपर व्हीटस्टोन ब्रिज बताते ही क्या किया, देख बताया कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, लेकिन ऊपर वाला बैलेंस्ड है, वहां पे IG की वैल्यू कुछ भी नहीं है, और IG की वैल्यू 0 होगी, ये कैसे पता चलेगा? जो रेजिस्टेंसेस है उसको मल्टीप्लाई करके, अगर अपोजिट का प्रोडक्ट सेम आता है तो मतलब कोई भी IG नहीं, लेकिन हाँ यहां पे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, ठीक है, यहां पे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, ये तो था आपका पर्टिकुलर चैप्टर जिसका बेसिक थीम आपको समझ में आया होगा। वो सिखाना चाह रहा है आपको जो करंट है वो कैसे मूव करेगा। तो याद रखना, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, वो आपका कन्वेंशनल करंट होता है, क्योंकि ऐसे सर्किट को सोल्व करना सिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में जो करंट है वो अभी मतलब जो फ्लो करता है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। क्या मेरी यहां तक बात थोड़ी बहुत समझ में आई? ठीक है, इक्वेशन सोल्व करनी आनी चाहिए, जो आपने लीनियर इक्वेशन 10th में पढ़ी है थोड़ी थोड़ी, ठीक है, वो सोल्व आनी, ठीक है, वैल्यूज बस यहां वहां जो है वो पुट करनी आनी चाहिए, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ गई यहां तक? अब कुछ एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो सोल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट, इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज दिस, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट? वो हमने सीखा था। सिंपल होगा इसका पहले का आंसर, अगर मैं बात करूं सिंपल पहले का आंसर क्या होगा, 12 बाय मतलब ईएमएफ 12 वोल्ट डिवाइड बाय 0.4 ओम, जो भी आंसर आएगा वो सा, ठीक है। कैलकुलेशन खुद से ट्राई करनी है, ठीक है, कैलकुलेशंस को खुद से ट्राई करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट है आपका, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस दिस इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर, इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर? यहां पे क्या है, सिंपल है, याद होगा आपको, करंट इज इक्वल टू ईएमएफ मैक्सिमम डिवाइड बाय आर प्लस आर। तो छोटा आर कितना दिया यहाँ पे 3, तो कैपिटल आर क्या निकाल लोगे, ठीक है। और वो अभी सीरीज में है तो सिंपल ऐसे, और सीरीज में रखने का क्या मतलब है, सीरीज में रखने का मतलब है कि जब आपको करंट क्या है, ठीक है, व्हाट इज दी, अच्छा यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द स्टोरेज, नेक्स्ट लिखा है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी, जब आर निकाल लोगे तो टर्मिनल वोल्टेज क्या सिखाया था, E माइनस आई इंटू छोटा आर, क्या निकाला था, I इंटू छोटा आर, ये होगी आपकी टर्मिनल रेजिस्टेंस, सॉरी टर्मिनल वोल्टेज, मतलब जितनी एनर्जी बैटरी ने जो खुद कंज्यूम कर ली उसके अलावा जो बच गई उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। तो ईएमएफ माइनस आई इंटू आर, यहां पे क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। आर क्या है बेटा यहां पे, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है, एट रूम टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम, गिवन दैट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ। तो सिंपल है ये वाला सवाल, अगर याद आओ, आर फाइनल यहां पे क्या लिया है 117 ओम, आर इनिशियल कितनी दी है 100, 1 अल्फा की वैल्यू कितनी है 1.70 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4, टेम्परेचर पूछा है, जो पूछा है वो T, और इनिशियल कितना है 27,
तो मुझे लगता है कि यहां से एक ही अननोन है टी, क्या कैपिटल टी निकाल लोगे? ठीक है, 100 से यहाँ पे जो भी होगा वो धीरे धीरे आप समझ जाओगे, सिंपल कैलकुलेशन है, क्या निकाल लोगे? क्या ये हमने फॉर्मूला किया था जब टेम्परेचर का रेजिस्टेंस से जो रिलेशन होता है वही रेजिस्टिविटी से भी होता है। ठीक है, तो ठीक है, दोनों जगह हमने L/A करके भी किया था। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन 3.4। A negligibly small current is passed through a wire of length this and uniform cross section this and its resistance is this. What is the resistivity? तो फॉर्मूला हमको याद है, R is equal to resistivity into length by area। तो यहाँ पे क्या पूछा है, आपको निकालनी है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस इसकी दी हुई है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितनी है 5 ओम, एरिया आपको दिया है, लेंथ भी आपको दी है, तो सिंपल वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना कि यूनिट SI पुट करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 3.5। 3.5 क्वेश्चन है, अ सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेल्सियस एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 एंड 100 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। तो यहां पे क्या है, फाइनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं 2.7, इनिशियल 2.1, 1 तो 1 है, अल्फा आपको पता नहीं है, और दोनों के बीच में जो टेम्परेचर है वो 100 माइनस 27.5। क्या एक अननोन पूरी इक्वेशन में अल्फा निकाल लोगे? यहां से सिंपल सी बात है, अल्फा आ जाएगा। नेक्स्ट आता है, अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट सप्लाई ड्रॉज अ इनिशियल करंट ऑफ दिस which settles after a few seconds to a steady value of this. What is the steady temperature of the heating element if the temperature is this? ठीक है, what is the steady temperature? ठीक है, हीटिंग की रूम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सब कुछ दिया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने पहले शायद किया भी था। ठीक है, अब पहले क्या है कि इनिशियल करंट, तो क्या R नोट निकाल लोगे आप? R नोट आ जाएगा आपका 230 बाय 3.2। R फाइनल भी आप निकाल लोगे 230 डिवाइड बाय 2.8। ठीक है, तो RF बड़ा आएगा और सिंपल रिलेशन लगाना है। यहाँ पे टेम्परेचर पूछा है, RF इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा यहाँ पे दिया है। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर T माइनस 27 दिया आई थिंक। RF आपको पता है, R नोट आपको पता है, अल्फा क्वेश्चन में दिया है, क्या टेम्परेचर निकल जाएगा। ठीक है, RF R नोट निकालना आपको आना चाहिए, सॉरी R नोट RF आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, कि यहां तक बात समझ में आई है, सब कुछ दिया है। ठीक है, R नोट कैसे किया हमने, पोटेंशियल डिवाइड बाय करंट। तो R, और सिंपल सी बात है, टेम्परेचर के बाद अभी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है तभी RF की वैल्यू क्या आई है, ज्यादा आएगी, क्योंकि 2.8 बड़ा छोटा होता है एज कंपेयर टू 3.2। तो सिंपल पुट करना है, आंसर दिखाई देने लगेगा जी। ठीक है, 3.7 अभी जो ऊपर क्वेश्चन किया, ऊपर जो क्वेश्चन किया बस इतना देखो, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं? ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। अपोजिट को मल्टीप्लाई करोगे 10 इंटू 10 क्या होता है 100, और 5 इंटू 5 क्या होता है 20। अगर ये R1 था, ये याद होगा, R1 R2 R3 R4, और उसमें रिलेशन आया था R2 R3 इज इक्वल टू R1 R4। तो मतलब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। तो यहां पे IG इज नॉट इक्वल टू 0, IG की वैल्यू 0 नहीं होगी। आपको जो भी पूरे 3 लूप, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए भी, एक लूप कैसे भी मान लो, एक लूप ऐसे मान लो, एक ऐसे मान लो, और एक बाहर वाला यहां मान लो, तीनों लूप को सॉल्व करोगे IG की वैल्यू मिल जाएगी। ये किसी भी करंट I1 I2 कुछ भी चाहिए, सब मिल जाएगा तीन इक्वेशन को सॉल्व करके। आपको बता भी देता हूं कौन सा एग्जांपल, सब कुछ सेम है, कुछ भी नहीं है, ये वाला सिर्फ वैल्यू चेंज है। वहां पे I1 I2 I3 सब सेम रखना है, तीन इक्वेशन तीनों की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब हर ब्रांच में कितना करंट है आपको मिल जाएगा। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, खुद से सोल्व करने की ट्राई करनी है, सिंपल मैथ्स है, तीन इक्वेशन तीन वैल्यूज। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 3.8। 3.8 में आता है, स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF दिस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज बीइंग चार्ज्ड बाय 120 DC supply using a series resistor. What is the terminal voltage of the battery during charging? टर्मिनल, अगर जब करंट निकालोगे, सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, आई थिंक सब कुछ दिया है इन्होंने। जब करंट निकालोगे तो क्या होगा, EMF दिया है, E डिवाइड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल, जो आपकी 15.5 है, आंसर आ जाएगा।
आई आ जाएगा, तो क्या टर्मिनल वोल्टेज का सिखाया था, ई माइनस आई इंटू आर, और आर वहां पे क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब 0.5। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग अ सीरीज रजिस्टर इन दी चार्जिंग सर्किट? अगर रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हो तो जो करंट होता है वो सेम रहता है, ठीक है, सीरीज में लगाते हो सेम रहता है, और क्या करता है, सीरीज में रेजिस्टेंस होती है तो वो रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, ठीक है, मतलब करंट को कम करेगा, हीटिंग इफेक्ट को कम करेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस कम होगी तो जो पावर जो आपकी जो हीट में जा रही है, ठीक है, उसको भी कम करेगा, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट है, जैसे आपको लगता है वो लिख सकते हो, लेकिन हाँ कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नेक्स्ट आता है द नंबर डेंसिटी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड इन एग्जांपल 3 जो भी है इज 8.5 इंटू 10⁻28। जो ऊपर जो क्वेश्चन किया था याद आया होगा आपको, है ना, जो एग्जांपल था आपकी कौन सी वेलोसिटी है वो, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ था, उसी से रिलेटेड, ठीक है जी। अब आप इस क्वेश्चन में देखोगे हाउ डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ वायर 3 मीटर लॉन्ग टू इट्स अनदर एंड, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर एंड इट इज कैरिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, ठीक है। क्या आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लोगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए हमने क्या सीखा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, अगर थोड़ा सा भी याद होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या फिर मान के चलो जो करंट की फॉर्म में हमने निकालना सीखा था, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट जहां तक मुझे याद है NEAV इंटू डी, ठीक है। क्या यहां पे करंट दिया हुआ है? अगर मैं करंट लिखूं तो यहां पे करंट कितना लिखा है, 3 एम्पियर। एन यहां पे दिया 8.5 10⁻28, और हमने वहां पे माना भी क्या था, एन क्या होते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ई चार्ज ऑन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, एरिया भी इसने दिया है शायद 2 इंटू 10⁻⁻6। वीडी, क्या वीडी निकाल लोगे? इसको सॉल्व करोगे तो वीडी आ जाएगा। इसने पूछा कि टाइम कितना लगेगा, उसको पार करने में टाइम कितना लगेगा, उसकी लेंथ मान लिया अभी 3 मीटर है और वीडी की वैल्यू आपको पता है, तो क्या टाइम आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू लेंथ, यही होता है ना, सिंपल डिवाइड बाय वीडी, और वीडी आप यहां से लगा दोगे, लेंथ की वैल्यू कितनी दी है उसने, आई थिंक 3 मीटर, तो क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे सॉल्व करोगे तो अंडरस्टैंडिंग और इंक्रीज होगी। तो बेटा ये था आपका चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो भी करना खुद से लिखने की ट्राई करना, डेरिवेशंस, एग्जांपल, कैलकुलेशंस खुद पे करना, कैलकुलेशन सॉल्व करके क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होती है, सिर्फ देख के नहीं छोड़ना, खुद का पेन चलाओगे आंसर मिलने लगेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, जब भी टाइम मिले अच्छे से पढ़ाई करो, ज्यादा परेशान नहीं होना, धीरे धीरे सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच।